हाँ जी, गुड आफ्टरनून कैंडिडेट्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज कार्तिक चौधरी के ऊपर। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत टाइम पीरियड से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज के ऊपर एक वीडियो बनाओ, बिकॉज हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कौन से गवर्नर जनरल ने क्या काम किया है या कौन से वाइसरॉय ने कौन सा काम किया है एंड दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि गवर्नर जनरल कौन होता है, वाइसरॉय कौन होता है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे माइंड में क्लियरिटी नहीं है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। आज की वीडियो हम उसी के ऊपर बनाने वाले हैं, गवर्नर जनरल के ऊपर कि क्या उनका कार्यालय था, कितना टाइम पीरियड था एंड उस टाइम पीरियड के अंदर, उस ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या चीजें हुई उनके द्वारा या फिर क्या क्या चीजें इंडियंस के द्वारा की गई, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय से। ठीक है जी। तो देखो, पहले जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश से जान रही थी, दैट वाज बाय द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल उस टाइम पे बने थे हमारे, दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है जी। पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव, बट बाद में उसका नाम गवर्नर ऑफ बंगाल से चेंज कर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए थे। ठीक है जी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे पहले हमारे, दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान रखना इस चीज को, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है जी। उसके बाद चार्टर एक्ट जब आया हमारा 1833 का, उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम जो था वो चेंज कर दिया एंड इसके थ्रू हमारा जो नाम रखा गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत, दैट वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड यहां पर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे दैट वाज विलियम बेंटिक। अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दैट इज वॉरेन हेस्टिंग, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज विलियम बेंटिक। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इज दैट इज वाइसरॉय का कंसेप्ट कहां से आया, जब 1857 की रिवोल्ट आई उसके बाद बेसिकली आप कह सकते हो सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल जो था वो किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। एंड यहां से सारा कंट्रोल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में था। अब ब्रिटिश हुकूमत जो थी वो डायरेक्टली, क्वीन भी है बेसिकली, डायरेक्टली जो थे इंडिया के अंदर जो सारे कमर्शियल ट्रेड या पॉलिटिकल ट्रेड थी वो डायरेक्टली रन कर रही थी। अब यहां पर जो आप कह सकते हो कि हमारा वाइसरॉय का कंसेप्ट आया। ठीक है जी। वाइसरॉय का कंसेप्ट हुआ बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1858 पास हुआ, उसके थ्रू हमारा जो एक नया वर्ड आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस हो गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया एंड यहां से जो वाइसरॉय का कंसेप्ट हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था। एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो बने थे दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब यहां से मैंने आपको पूरा एक प्रॉपर फ्लो चार्ट की फॉर्म में है जो आप कह सकते हो लिख दिया है सारी चीजें कि कौन से गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड क्या था और उस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो वॉरेन हेस्टिंग का जो ड्यूरेशन था दैट वाज फ्रॉम 1773 टू 1785। और इस टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स एक्ट ऑफ 1784, रोहिला वॉर ऑफ 1774 एंड फर्स्ट मराठा वॉर, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सालबई एंड सेकेंड मैसूर वॉर जो 1780 से 1784 के अंदर हुई थी। तो ये सारे चीजें जो है हमारे फर्स्ट उस टाइम पे कह सकते हो जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग, उनकी ड्यूरेशन के टाइम पे हुई थी। सेकेंड इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पावर के अंदर आए थे 1786 से 1793। इस टाइम फ्रेम के अंदर क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दैट इज थर्ड मैसूर वॉर। थर्ड मैसूर वॉर, 4 टोटल मैसूर वॉर हुई थी, तो थर्ड मैसूर वॉर के टाइम पे बेसिकली कौन थे, दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है जी। इस टाइम पे गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ सेरंगापटम, इसके अलावा कॉर्नवालिस कोड एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो थी 1793 के अंदर हुई थी। इस टाइम पे भी कौन गवर्नर जनरल थे, दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये सारे इवेंट्स जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे आप कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज सब्सिडरी अलायंस का जो कंसेप्ट था वो लॉर्ड वेल्सले ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है जी। सब्सिडरी अलायंस पता है ना तुम्हारे को, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारी चीजें याद है ना। सब्सिडरी अलायंस के अंदर क्या होता था कि जैसे अगर कोई राजा है, राजा की अपनी फौज उसको हटानी पड़ती थी और उसको बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फौज देती थी जो कि राजा की फौज के अंदर काम करती थी और राजा को उनकी मेंटेनेंस के लिए जो है रॉयल्टी पे करनी पड़ती थी। ठीक है जी। दैट वाज सब्सिडरी अलायंस। इसके अलावा फोर्थ मैसूर वॉर 1799 के अंदर जो हुआ वो भी लॉर्ड वेल्सले के टाइम पे हुआ था। ठीक है जी।
इस टाइम पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर टीपू सुल्तान की डेथ हो चुकी थी। ठीक है जी। इसके अलावा सेकंड मराठा वॉर जो हुई थी हमारी 1803 से 1805, ये भी लॉर्ड वेल्सले के टाइम पीरियड के अंदर हुई थी। इसके अलावा आता है हमारा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का जो टाइम फ्रेम था दैट वाज फ्रॉम 1807 टू 1813। ठीक है जी। इस टाइम पे क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी किसके साथ, राजा रंजीत सिंह के साथ, दैट वाज इन द ईयर 1809। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का जो टाइम फ्रेम था दैट वाज फ्रॉम 1813 टू 1823। इस टाइम पे क्या हुआ, एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी, ट्रीटी ऑफ सागुली हुई थी 1816 के अंदर। इसके अलावा थर्ड मराठा वॉर जो हुई थी वो भी लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी, ये 1817 से 1819 के ड्यूरेशन के अंदर हुई थी। इसके अलावा जोतवाड़ी सिस्टम जो था 1820 के अंदर हुआ, वो भी जो टाइम फ्रेम हुआ था किसका था, दैट वाज लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम फ्रेम के अंदर हुआ था। उसके बाद आते लॉर्ड आर्मरिस्ट जो 1823 से 1828 के अंदर आए थे, एंड इस टाइम पे फर्स्ट बर्मीज वॉर हुई थी 1824 से 1826 के ड्यूरेशन के अंदर। इसके अलावा आते हैं हमारे दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है जी। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इनका जो ड्यूरेशन था, इनका जो टाइम फ्रेम था दैट वाज फ्रॉम 1828 टू 1835। इस टाइम पे क्या किया था, अबॉलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस। ध्यान रखना, विलियम बेंटिक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सती प्रथा को अबॉलिश करने के लिए, जो कि 1829 के अंदर हुई थी। इसके अलावा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था वो भी इस टाइम पे ही पास हुआ जब विलियम बेंटिक जो थे हमारे देश के अंदर वाइसरॉय थे। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का जो टाइम फ्रेम था दैट वाज फ्रॉम 1836 टू 1842। इस टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट अफगान वॉर हुई थी 1838 से 1842 के टाइम पीरियड के अंदर। इसके बाद आए लॉर्ड हर्डिंगे, दैट वाज फ्रॉम 1844 टू 1848। ये जो इनका टाइम फ्रेम था, इस टाइम पे क्या हुई, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई और उसके साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी 1846 के अंदर। सेकेंड चीज जो हुई दैट वाज यहां पर सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने है जो बेसिकली इंट्रोड्यूस करे हमारे देशवासियों के लिए, जिसके तहत इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड का जो कंसेप्ट था वो अबॉलिश किया था। ठीक है जी। इसके अलावा आए हमारे नेक्स्ट डे दैट वाज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो आए थे पावर के अंदर, जो टाइम फ्रेम था उनका दैट वाज फ्रॉम 1848 टू 1856। इस टाइम पे क्या हुई, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई 1848 से 1849। इसके अलावा जो लोअर बर्मा था वो इन्होंने नेक्स्ट कर लिया था। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ध्यान रखना डलहौजी ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत अगर कोई राजा है, उसका कोई अपना बच्चा नहीं है, तो उसका सारा जो एम्पायर था वो ब्रिटिशर्स हड़प लेते थे, या फिर अगर कोई बच्चा है और उसकी लड़ते लड़ते डेथ हो जाती है तो भी उसका सारा एम्पायर जो था वो ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई कर रहे थे। इवन की अडॉप्टेड सन भी है तो भी उसका सारा एम्पायर जो था वो ब्रिटिश हुकूमत जो थी हड़प लेती थी। इसके अलावा वुड्स डिस्पैच 1854। इसके अलावा आप कह सकते हैं फर्स्ट रेलवे लाइन जो थी बॉम्बे से थाने, ये भी इसी एरा के अंदर जो है बनाई गई थी जब लॉर्ड डलहौजी जो थे वो पावर के अंदर थे। इसके अलावा आप कह सकते हो पीडब्ल्यूडी जो है एस्टैब्लिश किया था वो भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड के अंदर हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे आते हैं दैट इज लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन जो थे वो बेसिकली पावर के अंदर आए थे कब, दैट वाज 1856 से 1862 के टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहां पर क्या हुआ था, सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो सिपाही म्यूटिनी या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जिसे हम कहते हैं दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर हुआ था जब ये वॉइसरॉय थे। ठीक है जी। इसके अलावा 3 यूनिवर्सिटीज इस टाइम पे एस्टैब्लिश हुई थी, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे 1857 के अंदर। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो चुका था, यहां से सारा कंट्रोल जो था वो किसके हाथ में आ चुका था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ चुका था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1858 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ 1861 का। नेक्स्ट इज लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये पावर के अंदर आए थे। इनका जो टाइम फ्रेम था दैट वाज फ्रॉम 1864 टू 1869। इस टाइम पे क्या क्या चीजें हुई थी, दैट वाज भूटान वॉर 1865। इसके अलावा हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर 1865 के दशक के अंदर ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 तक का जो टाइम फ्रेम था उस टाइम तक बेसिकली है जो अपने हाथ में पावर रखी हुई थी। अब टाइम फ्रेम की बात करें, इस टाइम पे हुआ क्या क्या चीजें थी, दैट वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, सेकेंड अफगान वॉर एंड क्वीन विक्टोरिया जो थी उनको टाइटल दिया गया था कौन सा, दैट वाज केसरे हिंद, और आप कह सकते हो क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको टाइटल दिया था दैट वाज केसरे हिंद या फिर क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो पावर के अंदर आए थे लॉर्ड लिटन के बाद दैट वाज लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन पावर के अंदर आए थे 1880 से 1884 के दशक के अंदर।
इस टाइम पे क्या क्या चीजें हुई, दैट वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसको रिपील किया गया था। ठीक है जी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसको रिपील कर दिया गया था 1882 का जो था। इसके अलावा पहली फैक्ट्री जो थी एस्टैब्लिश की गई थी, फैक्ट्री एक्ट जो बनाया गया था 1881 का। इसके अलावा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास की गई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर 1882 की। नेक्स्ट इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो थी उसके ऊपर डिस्कशन की गई थी, एंड हंटर कमीशन जो बनाई गई थी एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी सारी चीजें जो थी ये लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड के अंदर हुई थी। नेक्स्ट इज लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने जो पावर कंट्रोल किया था दैट वाज फ्रॉम 1884 टू 1888। ठीक है जी, 1884 से लेकर 1888 तक जो है इन्होंने हमारे देश के अंदर रूल किया था। ठीक है जी, इस टाइम पे क्या हुआ था, थर्ड बर्मिस वॉर हुई थी, एंड साथ ही साथ यहां पर एक बहुत बड़ा पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, दैट इज आईएनसी, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। उनकी फॉर्मेशन हुई थी 1885 के अंदर, जिसके फाउंडर थे एओ ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड मिलिट्री सर्वेंट थे। अगर उस टाइम पे बेसिकली अगर किसी ये ब्रिटिशर ने एस्टैब्लिश ना होती तो आईएनसी हमारी कभी फ्रेम ही ना होती। ठीक है, जो उसको ब्रिटिश हुकूमत जो थी सप्रेस कर देती। इसके अलावा दैट इज लॉर्ड लैंसडॉन, इन्होंने बेसिकली कंट्रोल एक्सरसाइज किया था 1888 से 1894 के दशक के अंदर। अब इन्होंने पास किया था फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, साथ ही साथ दुरान कमीशन जो थी 1893 के अंदर बनी थी, वो भी बेसिकली उसकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, उसको सेटअप करने के अंदर भी लॉर्ड लैंसडॉन का ही हाथ था। अब आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बेसिकली रूल कर रहे थे 1899 से 1905 तक। यहां पर इन्होंने क्या किया, पुलिस कमीशन की अपॉइंटमेंट करी, यूनिवर्सिटीज कमीशन की अपॉइंटमेंट करी, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया, एंड साथ साथ बंगाल का पार्टीशन किया, दो हिस्सों के अंदर बांट दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। यहां पर लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। नेक्स्ट इज लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने बेसिकली 1905 से 1910 तक जो है कंट्रोल एक्सरसाइज किया। इस टाइम पे क्या क्या चीजें हुई, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1911 तक चली थी। इसके अलावा सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907 के अंदर सूरत स्प्लिट हुआ था कांग्रेस पार्टी, जिसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो थे अलग अलग हो गए थे। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट हुई, जिसके अंदर जिन्ना फाउंडर नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना लगता है उन्हें फाउंडर होता है, लेकिन जिन्ना जो था वो फाउंडर नहीं था। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग के फाउंडर्स अलग थे, दैट वाज ख्वाजा सालिमुल्लाह, विक्रम मुल्क, खान बहादुर गुलाम एंड सैयद आमिर अली। दीज वर द एक्चुअल फाउंडर्स ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है जी, इसके अलावा आगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ठीक है जी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहते हैं, वो भी बेसिकली है जो लॉर्ड मिंटो 2 के ही टाइम पीरियड के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आता है लॉर्ड हर्डिंगे 2। लॉर्ड हर्डिंगे 2 जो है, इनका जो टाइम फ्रेम था दैट वाज फ्रॉम 1910 टू 1916। इस टाइम पे क्या हुआ था, अनलमेंट ऑफ बंगाल, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 के अंदर, दो हिस्सों के अंदर बांट दिया था, उसको वापस से 1911 में जोड़ दिया गया था। इसके अलावा कलकत्ता से दिल्ली की है जो ट्रांसफर कर दी गई थी, बिकॉज यहां पर जो है राज बिहारी बोस ने इनकी मीटिंग के अंदर जो बॉम्ब भी गिरा था इस टाइम फ्रेम के अंदर, बिकॉज यहां पर जो कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर रहे थे, तो राज बिहारी बोस ने इस मीटिंग के अंदर जो है बॉम्ब भी गिरा था। ठीक है जी, इसके अलावा यहां पर क्या हुई थी, हिंदू महासभा की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1915 के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड जो थे, इन्होंने रूल किया था 1916 से 1921 के टाइम फ्रेम के अंदर। इस टाइम पे क्या हुआ था, इस टाइम पे बेसिकली लखनऊ पैक्ट पास किया था, चंपारण सत्याग्रह हुई थी, मोंटाग्यू अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था, रॉलेट एक्ट पास किया गया था, जिसको ब्लैक लॉज कंसिडर करते हैं, जलियांवाला बाग पास किया, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है जी, इसके अलावा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, मतलब आप कह लो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी इस टाइम फ्रेम के अंदर जब लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड जो थे वो रूल करते थे, बिकॉज इस टाइम पे ना हमारी नेशनलिज्म, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वाज वेरी हाई, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वाज वेरी हाई। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन सब के नारे बहुत ज्यादा थे। मतलब अब हमारे को इस दौर में थे कि हमारे को आजादी चाहिए ही चाहिए, अब बहुत ज्यादा इग्नाइट हो चुकी थी हमारी फ्रीडम की जो मूवमेंट थी। इसके अलावा हम बात करें दैट वाज लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग ने 1921 से लेकर 1926 तक जो है बेसिकली कंट्रोल एक्सरसाइज किया था। इस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुई थी, दैट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, विड्रॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, ककोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है 1925 के अंदर। इसके अलावा जब नेक्स्ट जो पावर के अंदर आए थे दैट वाज लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने जो कंट्रोल एक्सरसाइज किया था 1926 से लेकर 1931 तक किया था। इस टाइम पे क्या हुआ था, साइमन कमीशन हमारे देश के अंदर आया था 1927 में, हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन फॉर्मेशन हुई थी, नेहरू रिपोर्ट हमने जो सबमिट करी थी ब्रिटिश हुकूमत को दिसंबर 1928 के अंदर, दीपावली डिक्लेरेशन हुई थी, लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी के जिसके अंदर पूर्ण स्वराज डे की हमने डिमांड करी थी, बिकॉज अर्लियर आवर डिमांड वाज डोमिनियन स्टेटस, बट यहां पर
दिसंबर 1928 के बाद हमने जो डिमांड रखी थी, नेहरू रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो हमने डिमांड करी थी लाहौर सेशन के बाद, दैट वाज पूर्ण स्वराज। 1929 के अंदर से हमारी डिमांड हो चुकी थी, दैट वाज पूर्ण स्वराज। उसके बाद दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड इनफैक्ट गांधी इरविन पैक्ट जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये सब किसके टाइम पीरियड के अंदर हुआ था? दैट वाज लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे इस टाइम पे वो वाइसरॉय थे, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड विलिंगडन। 1931 से 1936 तक जो है बेसिकली पावर के अंदर जो थे, दैट वाज लॉर्ड विलिंगडन। इस टाइम पे क्या हुआ था? कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 के सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूना पैक्ट साइन हुआ था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया था, किस टाइम पे? लॉर्ड विलिंगडन जब पावर के अंदर थे। नेक्स्ट आता है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो पावर के अंदर थे 1936 से 1944 तक, ठीक है जी। इस टाइप पे क्या हुआ था? कांग्रेस मिनिस्टर्स ने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के चलते हुए, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने ये बात बोल दिया था, लॉर्ड लिनलिथगो ने ये बात बोल दी थी कि हम जो इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करें इस वर्ल्ड वॉर 2 में, तो इसी वजह से कांग्रेस मिनिस्टर्स ने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया था। इनफैक्ट इन्होंने 70,000 हमारे इंडियन ट्रूप्स जो है लड़ने के लिए भेजी थी ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर, दैट इज हांगकांग, सिंगापुर, मलाया, ताकि हम जो है इस वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की मदद कर सके। बिकॉज जापान जो था इस पे ऊपर इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटेन के ऊपर भारी पड़ रहा था, इस वजह से हमारे 70,000 ट्रूप्स जो थे इन्होंने बाहर के देशों के अंदर लड़ने के लिए भेजे थे, ताकि अपने जो इनकी कॉलोनीज है उनको बचा सके, हांगकांग, सिंगापुर, मलाया को है बचा सके। इसके अलावा लाहौर रेजोल्यूशन जो है मुस्लिम लीग का पास हुआ था, अगस्त ऑफर 1940 का पास हुआ था, आईएनए की फॉर्मेशन हुई थी, क्रिप्स मिशन 1942 पास हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जो है पास हुआ था। एंड इस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे दैट वाज लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट इज लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल जो थे 1944 से 1947 तक जो है पावर के अंदर थे। इस टाइम पे सी राजागोपालाचारी ने सीआर फॉर्मूला पास किया था 1944 के अंदर। इसके अलावा वेवल प्लान एंड सिमला कॉन्फ्रेंस भी है जो 1942 के अंदर जो है पास हुआ था। कैबिनेट मिशन डे सेलिब्रेट किया गया था 1946 के अंदर। डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया गया था 1946 के अंदर, जिसके अंदर मुस्लिम्स ने बेसिकली क्या किया था, 5,000 से भी ज्यादा हमारे हिंदूज को मार दिया था। एंड यहां पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये बात पता चल चुकी थी कि अब पार्टीशन इज इनएविटेबल, बिकॉज अब जो है वायलेंस के फॉर्म में के अंदर आ चुके हैं मुस्लिम्स, एंड यहां पर जो है अब पार्टीशन होकर ही रहेगा, ठीक है जी। इसके अलावा आप कह सकते हो अनाउंसमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल की भाई क्लेमेंट एटली ने ये चीज डिक्लेयर कर दी थी कि आप जो है यहां से ब्रिटिश राज हम खत्म कर रहे हैं, सारी पावर्स जो है वो इंडिया को ट्रांसफर कर देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट को सारी पावर्स जो ट्रांसफर कर दी जाएगी बाय द एंड ऑफ 1948। 1947 यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो आप कह सकते हो लास्ट ब्रिटिश वॉइसरॉय थे जो हमारे देश के अंदर रहे थे आजादी के बाद तक भी, ठीक है जी। 3 जून प्लान पास किया था इन्होंने 1947 के अंदर। रेडक्लिफ कमीशन इन्होंने फॉर्मेशन करी थी 1947 के अंदर, और इंडिया के इंडिपेंडेंस तक बेसिकली यहीं पर थे, ठीक है जी। आप कह सकते हो रेडक्लिफ लाइन जो थी, साइरल रेडक्लिफ जो थे जिन्होंने हमारे देश के पार्टीशन की लाइन बनाई थी, इंडिया और पाकिस्तान की जो पार्टीशन की लाइन थी वो भी रेडक्लिफ ने बनाई थी, साइरल रेडक्लिफ उनका नाम था, और जो लाइन बनाई थी जिसका नाम था रेडक्लिफ लाइन, ठीक है जी। उसके बाद हमारे फर्स्ट आप कह सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट जो हमारे वॉइसरॉय थे दैट वाज गवर्नर जनरल कह लो आप एक तरह से जो थे, दैट वाज सी राजागोपालाचारी, जिन्होंने बेसिकली रूल किया था 1948 से 1950 तक। लास्ट गवर्नर जनरल थे हमारे देश के अंदर बिफोर आप कह सकते हो पूरी तरह से कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था ये सिस्टम 1950 में, ठीक है जी। सो ये सारा कंसेप्ट था हमारा गवर्नर जनरल का एंड वॉइसरॉयज का। हर एक चीज मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिया, हर एक टॉपिक जो हमारा गवर्नर जनरल से रिलेटेड या वॉइसरॉय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आई एम 100% डैम श्योर कि अगर आपने ये पढ़ लिए सारे तो आपने याद कर लिया ये सारा कंसेप्ट गवर्नर जनरल का एंड वॉइसरॉयज का कि किस किस के टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चीजें हुई है, तो यू आई एम डैम श्योर कि आपके 2 क्वेश्चन अगर इसमें से बनते हैं तो आप दोनों के दोनों क्वेश्चन है जो कर पाएंगे। 15 मिनट 20 मिनट की ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा एंड यहां पर आप इसको लर्न करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको जो है आसानी होगी। सो आने वाले टाइम में अब आपके लिए जैसे हम देख रहे हैं कि 73,000 सब्सक्राइबर्स वी हैव हिट, सो आप लोगों के लिए एक बड़ा सा सरप्राइज मैं प्लान कर रहा हूँ 75,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर। एक और जो है मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए मैराथन जो है वो लगा दी जाए मैथ्स की, एंड उसके बाद मैथ्स की मैराथन अगर आप 75,000 सब्सक्राइबर्स हिट कर देते हैं तो मैथ्स की मैराथन आपकी होगी, एंड उसके बाद जो है फिर एक 12 आवर मैराथन जो है कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर मैथ्स एंड साथ साथ जीएटी के भी सारे सब्जेक्ट्स एंड सारे टीचर्स जो आपको टीच करेंगे। बट शर्त यही है कि आपने जो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वी आर वेरी क्लोज टू 75,000 सब्सक्राइबर्स, तो 75,000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही हिट हो जाएंगे तो हम जो है एक कंप्लीट मैराथन करेंगे
मैथ्स की, एंड उसके बाद एक 12 आवर मैराथन करेंगे जिसके अंदर सारे टीचर्स जो है आपको मैथ्स और जीएटी दोनों पढ़ाएंगे, जिसके अंदर आपको बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसी वजह से उनके लिए ये सरप्राइज जो हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है जी। साथ ही साथ हम जो है 75,000 की फैमिली एक होने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर हिट करिए, एंड इंस्टाग्राम पे भी हम 10,000 की फैमिली होने वाले हैं। तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो इंस्टाग्राम पे भी जिसने फॉलो नहीं किया है तो उधर भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। सो आई होप आपको जो है कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा टॉपिक आज का, एंड कुछ सीखने को मिला होगा। सो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर हिट करें। सो आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।